नमस्कार, जय हिंद। संबंध के क्षेत्र में जो जो समस्याएं हैं या जूझ रहे हैं या पहले जूझ चुके थे या ऐसी कोई आने वाली दिख रही है, ऐसी सभी स्थितियों में आपके जो भी प्रश्न है उस पर आज काम करेंगे। और बाकी काम करेंगे भगवत गीता का 3रा अध्याय, जहाँ संबंध के बारे में अर्जुन को सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि उनके सामने जो है उनको कैसे वो मारे, उनके साथ कैसे डील किया जाए। तो आज वो भी मन है कि प्रश्नोत्तर के बाद अगर समय बच गया तो 3रे अध्याय के बाकी के श्लोक हम ले लेंगे। तो बताइए क्वेश्चंस। माय हस्बैंड cares me and our baby is lot but can't show his love towards me. In this situation I can't control my patience. What to do, how to tackle? उसका हिंदी मतलब ऐसा हो सकता है कि मेरा पति मेरी केयर करता है और बच्चों को भी करता है, लेकिन अपना प्यार नहीं जताता, तो मेरा धैर्य नहीं रहता, क्या करें। अभी मूल बात यह है कि प्यार आप कहते किसको हो। प्यार होना एक बात है और प्यार का एक्सप्रेशन होना दूसरी बात है। कई लोग प्यार में होते हैं पर प्यार की अभिव्यक्ति नहीं करते, और इनकी अभिव्यक्ति केवल कामों तक सीमित रहती है। जैसे किसी की पत्नी प्यार करती हो, अच्छी तरह 3 बार गरम गरम भोजन परोस दे, लेकिन दूसरा कोई प्यार का इजहार ना करे, कोई ऐसी बात ना करे, तो व्यक्ति को ऐसा लग सकता है कि मुझे प्यार नहीं कर रहा है। पर आपको पेरिफेरल सभी चीज देखनी होगी। जैसे यहाँ मोना ने जो प्रश्न पूछा है, उसका पति उसकी केयर करता है, तो बहुत सालों पहले एक एडवर्टाइज आती थी कि स्त्री अपनी भावना बहुत तरीके से पेश करती है, उसमें विमल एक प्रकार है, विमल साड़ी। अब वो साड़ी की एडवर्टाइज थी, जरा फनी भी है, लेकिन वो एक प्रकार है। तो आपके पति आपकी जो केयर करते हैं वही आपका प्यार का इजहार है। उसको यहाँ से पकड़ो, वो शर्ट से यहाँ से पकड़ो, सामने बिठाओ और उसको कहो कि मैं ऐसे ऐसे प्यार चाहती हूँ। जैसे मेरी मेरी बेटी के बारे में कहा है कि वो जब स्कूल में जाए और मैं उसको गुड बाय स्माइल करूँ तो उसको अच्छा लगता है, उसको लगता है कि मैं उसको प्यार करता हूँ। तो तुम्हें बताना होगा कि ऐसा ऐसा करने से प्यार लगता है, तो फिर उसका ध्यान जाएगा। कई लोग पति लोग भोजन करते हैं लेकिन कभी भोजन की थाली में प्रशंसा नहीं करते, और किचन में अपने को 1.5 घंटे चूल्हे के पास सेकने वाली महिला केवल इस शब्द का इंतजार करती है कि भोजन सही हुआ कि नहीं। तो मैं सभी पुरुषों को ये कहना चाहता हूँ, अपने आप को भट्ठी के पास एक बार सेक के तो देखो, तो मालूम पड़ेगा। तो रसोई जब आपके थाली में परोसी गई है तो वो आप भोजन तो कर लोगे, लेकिन वो श्रम का सम्मान नहीं है जब तक आप भोजन के बारे में या भोजन बनाने वाली के बारे में कुछ ना कहें। तो आपको लगेगा क्या क्या डेली प्रशंसा करनी है? ऐसी बात नहीं है। डेली डिशेस बनती है, उसमें कुछ एक चीज तो मस्त बनती होगी, और अगर आप करना चाहे तो 365 दिन नई नई बातें कर सकते हैं। जैसे आज रोटी के अंदर अलग अलग प्रकार के स्पोर्ट्स से मुझे लग रहा है कि दुनिया का नक्शा है और कुछ एक देशों के शेप आज दिख रहे हैं, ऐसे भी तो बात हो सकती है, राइट। और कढ़ी के बारे में ये कहा जा सकता है कि दाल और कढ़ी क्या है समझ में नहीं आ रहा है, टेस्टी बहुत है लेकिन मैं कंफ्यूज हूं आज। तो इन एनी वे यू आर टॉकिंग अबाउट द डिश एंड द पर्सन हु मेड इट। आज एक क्लीन सेव साथे सरस लागो छो। आज तो तकलीफ है राजू भाई। कोई ने शुरू शुरू में कहा था कि जरा हटके लग रहे, जब दाढ़ी बड़ी हुई थी। लोग मेरी दाढ़ी को क्यों देखते हैं, मुझे नहीं देखते। दाढ़ी तो मेरे शरीर का एक हिस्सा है राजू भाई। तुम तो इतने सालों से केवल मुझे ही देखते आए हो, तो अब तुम्हें यह कहना है कि તમે तो सरस છો જ, પણ તમારો ચહેરો સરસ લાગે છે। आपने भाषा प्रयोग किया है कि सरस लागो छो। मैं सुनना चाहता हूं आप सरस हो, आपका फेस सरस लगता है, राइट, क्योंकि मैं मेरा फेस नहीं हूं। राजू भाई मुस्कुराते होंगे। वन मोर राजू भाई से सर સરસ રીતે સાંભળી રહ્યો છું અને તમારા ભાષાના પ્રયોગને બહુ સારી રીતે સમજી રહ્યો છું. થેન્ક યુ ફોર મેકિંગ મી કનેક્શન. मुझे कुछ ऐसा कहना है कि सुनते समय भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आए। फिर और राजू भाई बोल रहे हैं कि सर इन बिजनेस वन बॉस इज ऑलवेज राइट।
Okay, okay. One, boss is always right. Two, if boss is wrong, then see the rule number one. If boss is wrong, then what can I do? भाई मैं तो बिजनेस में हूं इतने सालों से, मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि बॉस इज ऑलवेज राइट। पृथ्वी पर 750 करोड़ लोग हैं और सभी कोई ना कोई गलती करते हैं, तो कोई भी बंदा कोई भी समय गलत हो ही सकता है। कैसे कह सकते हैं कि ऑलवेज राइट? हाँ, इतना ही कह सकते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने अंदर से तो अपने हर एक काम को राइट ही मानता है। कल मैंने गोल्डन सूत्र बताया था, जब तक व्यक्ति अपना दोष देखना ना चाहे वो अपने को दोष ही नहीं मानता। अब यहां बात है कि बॉस इज ऑलवेज राइट। अगर आप सच्चाई के रास्ते पर हो और बॉस आपको ठीक ना लगे, तो आपको बॉस के साथ बात करनी है, ये रिस्क के साथ कि नौकरी जा सकती है अगर नौकरी है। अब रही बात कि बॉस राइट है कि रॉन्ग, कैसे इवेल्युएट करेंगे, तो मैं कल आपको 3-4 बिंदु बताए थे, फिर से बताता हूं। जिंदगी के निर्णय लेने के लिए व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति ठीक नहीं है, ये तो बदल जाती है। मूल्यों के अनुरूप निर्णय लिया जाए। तो बॉस का दोष भी निकलना है तो मूल्यों को पूछो कि क्या प्रामाणिकता का इश्यू है, ऑनेस्टी का इश्यू है, इंटीग्रिटी का इश्यू है, इश्यू क्या है, डिसीजन वहां से लेंगे। मैं मेरे एक दोस्त के बात शेयर करता हूं। हम कैंप साइट पर आउटबाउंड ट्रेनिंग में करता हूं, जिसमें एग्जीक्यूटिव्स लोग आते हैं, मैं उनको माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग, हाइकिंग, ये सब, क्योंकि मेरा हॉबी भी वही है, तो मैं कराते कराते इनको लीडरशिप प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाता हूं। तो हम लोग माउंट आबू में सुबह में 5 बजे चले थे और 12:30 बजे कैंप साइट पर पहुंचे। भोजन का समय 1 बजे का था। जो हमारे कैंपर थे उसने आकर के मेरे कान में कहा, सुरेश भैया आधे घंटे के बदले 1 घंटा अभी चर्चा चलाइए। ऐसा होता है कि जब हम एडवेंचर करके आते हैं तो फिर एक सेशन होता है, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस एडवेंचर। तो मैंने केवल उनकी बात मान ली क्योंकि मेरे उन पर बड़ा भरोसा था। किचन परफेक्ट जो टाइम में बताऊं उस टाइम पे होता ही था, पर फिर भी उन्होंने 1 घंटा मांगा, तो देयर मस्ट बी समथिंग। मैंने 1 घंटा सेशन चलाया, बाद में भोजन हो गया। फिर वो आकर के मुझे कहने लगे कि भैया स्थिति ऐसी थी कि मैंने सब्जी चखी तो वो तीखी थी। तीखी सब्जी आप भी पसंद नहीं करते और ये 24 एग्जीक्यूटिव्स को भी शरीर के लिए अच्छा नहीं। तो कुक ने कहा कि मैं थोड़ा गुड़ डाल देता हूं। तो मैंने कहा नहीं, सुरेश भाई क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, तो ये सब्जी सुरेश भाई की टीम को तो नहीं दे सकते, आपको फिर से सब्जी बनानी ही होगी। तो फिर से सब्जी बनी। तो बॉस ऑलवेज राइट नहीं हो सकते। तो हर एक व्यक्ति ऑलवेज राइट होना जरूरी नहीं है, गलती भी हो सकती है। यहाँ तो ना तो मैं इनका बॉस था ना वो मेरे बॉस थे, मैत्री का संबंध था। लेकिन क्लाइंट रिलेशनशिप देखे तो कोई एक जगह कोई बॉस होता है। तो दोस्तों राइट और रॉन्ग में वैल्यूज देख लीजिए। तो रिलेशनशिप, एक्सेलेंस, पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ट्रूथ, ये सब वैल्यूज है। उस वैल्यूज के अंतर्गत चले। जैसे आपके बॉस कहे कि वहां उसको जरा एक बराबर चोपड़ा के आओ, यानी उसके साथ जरा ऊंची भाषा में बात करके आओ। अगर आपको लगे कि कंपनी की वैल्यूज के अनुरूप ये ठीक नहीं है, आपके जीवन मूल्यों के अनुरूप ठीक नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि सर ऐसा करके कस्टमर के साथ नाता बिगाड़ने से तो बेहतर है कि हम स्पष्ट कह दें कि हम आपके साथ बिजनेस नहीं करना चाहते। क्योंकि चिल्ला के बिजनेस तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, रिलेशनशिप भी बिगड़ेंगे और आगे जाके वो हमारे बारे में नेगेटिव बात कर सकता है। ऐसे बॉस को कह सकते हैं, राइट। तो मैंने राजू भाई का भी सवाल ले लिया। फिर दीशी का क्वेश्चन है, आपने कहा फ्रीडम सबको चाहिए। हाँ, मैं आज भी कह रहा हूं, लेकिन क्या ये फ्रीडम अपन को गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकती? आई हैव यंगर सिस्टर, आई एम आस्किंग दिस रिगार्डिंग हर। वंडरफुल क्वेश्चन। अभी आपकी बहन छोटी है, तो पहले तो अपनी बहन को एक ऐसी समझ देनी है जिसके अंदर वो अपनी स्वतंत्रता को, अपनी जिम्मेदारियों को, दोनों को समझ सके। तो बड़ी बहन होने के नाते आपके जो पोजीशन है वो माता की पोजीशन है, जिसमें ममता तो है, वात्सल्य भी है। ममता का मतलब पोषण, वात्सल्य का मतलब रक्षण। तो साफ साफ बताना होगा बहन को साथ में बिठा के कि पुरुष का शरीर, स्त्री का शरीर, डिफरेंस क्या है। फ्रीडम का मतलब घूमना घामना, बातें करना, मीटिंग करना, पिक्चर देखना, खाना पीना, दोस्तों के साथ घूमना, ये सब है। लेकिन उसमें
महिला होने के नाते कोई ऐसा स्टेप ले लिया तो भुगतना तुम्हें ही पड़ेगा। ये सब चीजें बड़ी स्पष्टता से कह देनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जो चीज जिस समय कहनी है उस समय नहीं कहते और फिर भुगतते हैं। तो मैं अपना ही केस कहता हूँ जो पहले बता चुका हूँ। बेटी को मैंने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में कहा लड़के पसंद आते हैं, वो शर्मा गई। मैंने फिर से पूछा, बोले हाँ आते हैं। आने ही चाहिए, लड़की हो तो आने ही चाहिए, अगर नहीं आते तो कोई गड़बड़ी है शरीर में। फिर मैंने उसको एरिक फॉर्म की आर्ट ऑफ लविंग किताब दी, प्रेम करने की कला। जब उसने किताब पूरी कर ली, मैंने पूछा बेटा समझाओ प्रेम क्या है। उसने कहा किसी व्यक्ति का बिना शर्त स्वीकार, ये प्रेम है। तो मैंने कहा जाओ बेटा बुड़ो, आराम से उड़ो, खूब मौज मस्ती करो कॉलेज के 3 साल, फिर तो जिम्मेदारियां पूरी जिंदगी है। लेकिन तुम्हें प्रेम समझ में आया है तो शारीरिक आकर्षण भी समझ में आ गया है। तुम्हें जिंदगी कैसे जीनी है, पूर्ण स्वतंत्रता। तुम जो करोगी, तुम्हारे सुख में और दुख में मैं साथ तो रहूंगा, लेकिन भुगतना तुम्हें ही होगा। तो निर्णय तो तुम्हें ही लेना है। दोस्तों अभी तो मैं शॉर्टली बता रहा हूं, लेकिन मैंने पूरा पूरा समझाया इसको। तो देखिए, अभी उन दिनों मेरे पास बाइक रहती थी, तो मेरी बेटी कहती है कि पापा आज किसी लड़के ने चॉकलेट दी। मैंने कहा तुम दूसरे दिन बड़ा बार दो ताकि उसको गलतफहमी ना हो जाए। फिर किसी ने कहा कि चलो स्नेहा मेरे पीछे बैठ के हम घूमने जाते हैं। तो पापा मुझे जाना चाहिए कि नहीं। मैंने कहा तू गई थी ना बेटा। बोले हाँ गई थी, जाना चाहिए बिल्कुल, और कल से अपनी बाइक सीख ले और फिर वो उस बाइक को लेकर के कॉलेज जा, और उसी लड़के को कहना कि पीछे बैठ। अगर वो तुम्हारे पीछे बैठने राजी हो जाता है तो फिर तुम उसके साथ कैसी मैत्री बनानी है तुम सोच लेना। और अगर पीछे नहीं बैठता है तो तुम अभी मुझे बताओ वो तुम्हारे पीछे क्यों नहीं बैठेगा। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, जो लड़के स्त्रियों का सम्मान करते हैं उनके साथ मैत्री हो सकती है। जो स्त्रियों को एक शरीर मानते हैं, केवल घुमाना फिराना टाइम पास है, उनके साथ मैत्री नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है कि ऋषि के सवाल का जवाब हो गया। हाउ टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग इन रिलेशनशिप। कोई भी संबंध के अंदर समझदारी तभी होती है जब संबंध के अंदर संवाद हो। हम जब बात नहीं करते तो एक दूसरे के बारे में जानते ही कहाँ है। आज मेरे एक विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा है कि शादी का मामला है, एक मीटिंग में जिंदगी का निर्णय कैसे करें। एक मीटिंग में जिंदगी का निर्णय हो ही नहीं सकता, केवल एजम्पशन होता है। तो देखिए एक समय कैसा था, वसंत भाई ने उत्पल की शादी तय करनी थी, तो वसंत भाई ने क्या करा, अपने पूरे कुटुंब कबीला के अंदर ऐसे कुटुंब को देखे जो उनकी संस्कारिता के साथ मेल खाए। तो ऐसा एक कुटुंब मिल गया। अब उसकी बेटी को देखा तो वसंत भाई को इतने सालों का अनुभव है, तो उत्पल की पत्नी को देखते ही उसको लगा कि अरे ये तो मेरी बेटी जैसी है, और उस परिवार का मेलजोल। तो आज उत्पल के साथ अभी आप देख रहे हो, उत्पल भाई बीच में वसंत भाई और उनकी पत्नी, दोनों तीनों बैठे हैं। बहन है या पत्नी है मुझे नहीं मालूम, उत्पल पत्नी है कि बहन है। ओके, बाकी सभी लोगों को जिनको थोड़ा झटका लगा वो बता दूं, अगर पत्नी भी है तो चंद मिनटों को बात करते हुए पूर्ण 24 घंटा वो केवल बहन और मित्र की तरह ही है। घर के अंदर पति पत्नी संबंध केवल बेडरूम तक सीमित रहते हैं, बाकी तो भाई बहन और मैत्री के ही संबंध है। एक दूसरे का केयर करना, सहयोग करना, प्यार जताना, ये जैसे भाई बहन के बीच में होता है वैसा ही होता है। और ये साइंटिफिक भी है, क्योंकि हमारा नाता केवल शरीर का नहीं होता। तो मुझे लगता है कि भारतीय दर्शन में तो बहुत स्पष्ट कहा गया है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चतुर पुरुषार्थ के लिए जो साथ में चले उसी को ही धर्म पत्नी कहा है। हमारे यहाँ पत्नी का संबंध शरीर के साथ कभी नहीं जोड़ा गया, उसको हमेशा धर्म के साथ जोड़ा गया, कि मैं जो धर्म करना चाहूं उसमें मेरे साथ सहायक हो जाए। तो जैसे उत्पल का बेटे का धर्म है तो वो निभाने में पत्नी सहायक हो जाए। फिर उत्पल किसी कर्मचारियों का ख्याल करता है, मान लीजिए 500 कर्मचारियों का ख्याल करता है, वो पिता के स्थान पर है, तो उसकी पत्नी उस काम में सहायक हो जाए। तो ये भी धर्म क्षेत्र ही है। किसी गरीब की मदद करने लिए चला है और उसकी पत्नी ये कहे कि कितने पैसे खर्च करोगे, ये पैसे खर्च करना जरूरी नहीं है, ये फालतू है, अपने लिए बचा के रखो, तो ये धर्म में सहायक नहीं कर रही है। हालांकि दोनों को एक लेवल पर पहुंचना जरूर होगा कि ये खर्च क्यों किया जा रहा है, उससे क्या होगा क्या नहीं होगा, एक लेवल पर अंडरस्टैंडिंग। तो हे मिसिस उत्पल मुस्कुराओ, मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं। तो कोई संबंध के अंदर
रिलेशनशिप के अंदर कैसे समझदारी आए, तो उत्पल का उदाहरण मैं दे रहा था, पति पत्नी संबंध में धर्म अर्थ काम मोक्ष का, तो सभी प्रकार के धर्म, फिर अर्थ उपार्जन, उसमें भी सहायक। अभी मिस्टर उत्पल को दिल्ली जाना है, मॉर्निंग 5:30 बजे का फ्लाइट है, अभी 4 बजे निकलना होगा, और उत्पल को बाजार का खाना नहीं है, प्लेन का कचरा खाना नहीं है, उसकी पत्नी जल्दी सुबह में उठ के गरम ब्रेकफास्ट उसको बना दे, तो ये अर्थ में सहायक है। और उत्पल को पूरी जिंदगी ये समझ में आना चाहिए कि वो कमाता है ऐसा नहीं है, मिसिस उत्पल भी कमा ही रही है, क्योंकि सुबह में ब्रेकफास्ट उठ के बना देना वो भी अर्थ का ही काम है, स्वास्थ्य का ध्यान रख रही है तो अर्थ का ही काम है। तो ऐसी जो बात है, ये हो गया अर्थ। फिर काम, हर एक प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति, उसमें शरीर एक है, बाकी सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति। अब मिसिस उत्पल कहती है कि मुझे 32 इंच का एलईडी टेलीविजन चाहिए। उत्पल कहता है ऐसा करते हैं, मैं तुझे 360 डिग्री देख सके ऐसा टेलीविजन दिखाता हूँ, चल फार्म पे चलते हैं, और वहाँ बढ़िया सनराइज सनसेट देखते हैं, गायों के बीच में कुछ समय बिताते हैं, आसपास के खेडूतों के साथ बैठ के मजा मस्ती करते हैं। तो शाम को मिसिस उत्पल कहती है दूसरे दिन, अभी हमें टीवी नहीं चाहिए, तो ये हो गया काम। और फाइनली है मोक्ष। अभी उत्पल नहीं कह सकते, उत्पल केवल तेरा तो नाम है, ये जहां उदाहरण लिया जा रहा है, मैं तेरे लिए हमेशा निर्भयता महसूस करता हूँ, तेरे लिए, वसंत भाई के लिए, शिपाल वगैरह, तो मैं नाम लेके बोलता हूँ, लेकिन ये जितने यहाँ सुन रहे हैं ना 104 लोग, सब अपनी अपनी जिंदगी को देख रहे होंगे, क्योंकि मैं मन का विज्ञानी हूं ना, मुझे मालूम है क्या होता है जब ऐसे उदाहरण शेयर करते हैं। तो पूरा करूं, मोक्ष, मोक्ष यानी मुक्ति। कैसी मुक्ति? 6 दुश्मनों से मुक्ति, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, राइट। तो हमारे अंदर ये जितने दुश्मन है उससे मुक्ति में पत्नी सहायक हो जाए। अब कैसे? जैसे भाई उत्पल के बगीचा में तुलसी का पत्ता, एक तो सुरेश भाई ने कह दिया था सर्व ज्वर हर बनाओ, तुलसी के पत्ते कुछ सिखाने रखे, उसी में बंदर आया, और बंदर ने तुलसी खाना शुरू किया, और उत्पल दहाड़ा जोर से। उसी समय उसकी पत्नी ये कहे कि देखिए हमारे लिए औषध है, इनके लिए तो खुराक है, गुस्सा करने से क्या फायदा। तो ये हो गया मोक्ष के रास्ते में भी पत्नी का सहायक होना। तो ऐसे धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों में पति पत्नी दोनों को सहायक होना है। अभी तक केवल मिसिस उत्पल को ध्यान में रख के कहा है, ऐसा नहीं है, ये सभी कार्यक्रम उत्पल को भी लागू पड़ता है, क्योंकि उत्पल एक पुरुष शरीर का नाम है, पर मुझे उस नाम में इंटरेस्ट नहीं है, वो मानव में इंटरेस्ट है, जिसका कभी शरीर पुरुष का है कभी स्त्री का है, लेकिन दोनों सेम सोचते हैं, दोनों को अच्छी जिंदगी चाहिए, दोनों को स्वतंत्रता चाहिए, ये हर एक इंसान को चाहिए। तो यहां पर उदाहरण समाप्त। अब जिन्होंने हाथ ऊपर किया था उसमें सबसे पहले धर्मेंद्र भाई, बाद में उत्पल। आपका ऑडियो ऑन कीजिए धर्मेंद्र भाई। સર તમે જે પ્રશ્નનો ઉત્તર આપ્યો કે બોસ ઇઝ ઓલવેઝ રાઈટ, ઇટ વોઝ વેરી ઇન્સાઇટફુલ, પણ પારિવારિક સંબંધોમાં જ્યારે એવું થાય કે સમવન વન પર્સન ઇઝ ઓલવેઝ રાઈટ, તો એને કેવી રીતે આપણે ટેકલ કરવું? ओके गुड। ऐसा इसीलिए हो गया है, इसी को कल मैंने कैटेगरी एक शब्द कहा था, आदत और जिद। अब मैं एक बढ़िया कंसेप्ट सुनाता हूं, सबको मजा आ जाएगा। 2 शब्द प्रयोग है, स्थिति और गति। मानसिकता की कोई स्थिति है, उसके चलते व्यवहार की कोई गति है। दूसरे भाषा में कहूं तो मानसिकता में अमुक प्रकार से सोच बैठी है, तो उसके अनुरूप व्यक्ति बोलेगा करेगा। हम में आपत्ति कहाँ होती है? उसके बोलने और करने में। हम ये चूक जाते हैं, जब तक उसकी स्थिति में फर्क नहीं पड़ेगा उसकी गति में फर्क नहीं पड़ेगा। हम गति को करेक्ट करना चाहते हैं, हम चूक जाते हैं कि स्थिति में करेक्शन करना है, तो गति बदल जाएगी। मैं बताता हूं, जैसे मेरा नेचर कंजूस का है, और शिपाल भाई आकर के मुझे कहे कि गौशाला के लिए 1000 रुपया दान दीजिए, तो मैं कहूंगा देखो ये गाय का काम मेरा काम नहीं है, वो उत्पल का काम है, आप उत्पल पटेल के पास जाइए और वहां से दान लीजिए। अब शिपाल भाई मुझे ये कहे कि तुम कंजूसाई मत करो, दे दो, तो वो मेरी गति पर काम कर रहे हैं। उसके बदले शिपाल भाई मेरी स्थिति पर काम करे। कैसे? वो गाय का चंदा मांगे और मैं ना बोल दूं, कोई बात नहीं, चलो चाय तो पिलाओगे ना, तो मैं कहूँ हाँ चाय तो जरूर पिलाऊंगा।
अब वो चाय पीते पीते मेरे साथ बात ऐसे शुरू करेंगे कि बात पलटते पलटते वहां तक पहुंचेगी, अच्छा इतनी गाय मर रही है और तुम 1,000 रुपये मांग रहे हो, ये लो 10,000 रुपये। आपको 9 घर पे जाने की जरूरत नहीं है, 10 गायों का काम लेके आए थे, अब सीधे गौशाला जाइए और 10 गायों का ट्रीटमेंट कराइए, और अभी कार चाहिए तो कार भी ले जाइए, और आगे भी पैसों के बारे में चिंता मत करना, एक भी गाय मरनी नहीं चाहिए। अब ये कैसे हो गया दोस्तों? मेरे जिंदगी में ऐसी घटना घटी थी। मेरे घर पे गांधीनगर के सिटीजन काउंसिल वाले लोग आए और उन्होंने कहा कि हमें शववाहिनी के लिए पैसे चाहिए। मैंने कहा माफ करना, मैं शववाहिनी के लिए पैसे नहीं दूंगा, एम्बुलेंस के लिए दे सकता हूँ। बोले ऐसा है क्यों? मैंने कहा कोई बंदा मर गया ना तो उसको तो लारी में भी डाल सकते हैं, ऑटो में भी डाल सकते हैं, किसी भी तरह पहुंचा सकते हैं शमशान घाट, पर कोई व्यक्ति जिंदा है उसको तो जल्द से जल्द पहुंचाना पड़ेगा, उसके लिए एम्बुलेंस चाहिए। और तुम शववाहिनी का प्रोजेक्ट छोड़ो, मैं ही ले लेता हूं एम्बुलेंस का प्रोजेक्ट, और हम एम्बुलेंस क्रिएट कर देंगे। तो आपको समझ में आ रहा है पॉइंट? अब कोई मेरी इस गति के अनुरूप करे कि ये तो दान नहीं देते। दोस्तों मैं अपनी स्थिति बता देता हूं, मैं एक भी पैसा किसी भी मंदिर में नहीं देता, कोई यज्ञ में नहीं देता, एक भी पैसा नहीं देता। तो कोई मेरे लिए ऐसा कहे कि कंजूस है, तो मैं महाकंजूस हूं, क्योंकि इतने मंदिर बन चुके हैं। अब क्यों बनाना है भाई? पैसा देने से एक कमरा और खड़ा हो जाएगा। तो कहां पैसा देना है? मेरे लिए दो ही क्षेत्र है जिन्होंने हमारे लिए जान दे दी है। शहीद लोग। क्यों जान दी? हम आराम से जिंदगी बसर कर सके इसलिए वो अपनी जान देते हैं डेली। उनके परिवारों के लिए हमें पैसा देना है। क्यों? सीनियर ऑफिसर के लिए प्रॉब्लम नहीं होता, सरकार काफी पैसा देता है, पर जब सिपाही मरता है ना, जवान जिसको कहते हैं, कैप्टन मेजर के लिए प्रॉब्लम नहीं होता, ये सिपाहियों के लिए काफी प्रॉब्लम होता है। तो उनके वहां खर्च करना है। और दूसरा, कोई बीमार है, अगर एक व्यक्ति बच जाए ना तो पूरे देश को फर्क पड़ सकता है। डॉक्टर कलाम की बचपन की कहानी है, वो जो बच गए थे। तो जब एक व्यक्ति बचता है तो बहुत फर्क पड़ता है। तो ये दो मेजर क्षेत्र है। फिर विद्यादान तीसरा क्षेत्र है, राइट, जहां कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसको दे। तो ऐसे जो सही में नीड है उसी को पैसा देना है, फैशन के लिए पैसा नहीं देना। तो मैं मानता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब चैट में अपने धर्मेंद्र भाई का जो सवाल था, मैंने कहा कि पत्नी या पति या बेटी या बेटा जो हमेशा से जिद पकड़ के बैठता है कि मैं ऑलवेज राइट हूं, तो पहले तो वो कहाँ से राइट है उसको पकड़ना है, उसके लिए बड़े ध्यान से सुनना है। तो बिल्कुल आदत ग्रिप में आएगी कौन सी चीज में वो हमेशा राइट है, वो कौन सी चीज के साथ जुड़ी है। तो जीवन के मूल्य, उसूल, पद्धतियां, प्रिंसिपल, सिद्धांत, ऐसी मानसिकता बनी है, उस मानसिकता पर काम किया जाए तो धीरे धीरे वो राइटनेस होगी। अच्छा, इमीडिएटली क्या करें? अनुरूप हो जाइए। सबसे पहले स्नेहन, आयुर्वेद का ये शब्द है स्नेहन। स्नेहन यानी लुब्रिकेशन। આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ઊંજવાનું તેલ। બે પાર્ટ ઘસાતા હોય ને તો પછી વચ્ચે થોડું તેલનું ટીપું મૂકીએ તો ઘસાતા બંધ થઈ જાય। હજી મૂવમેન્ટ તો ચાલુ જ હોય, પણ હવે ખખડાટ ભભડાટ ना થાય। तो जब दो हिस्से घिसते हैं गियर में तो थोड़ा सा लुब्रिकेटिंग ऑयल डालने से घिसने का काम चालू रहता है, लेकिन आवाज नहीं आता, गर्मी पैदा नहीं होती। इसको कहते हैं स्नेहन। आप अनुरूप हो जाइए, थोड़े समय के लिए अनुरूप हो जाइए। ये अनुरूपता में से संवाद की बात बनेगी। ऐसी बार लंबे समय तक अनुरूप होने से संवाद ऐसी स्थिति पर पहुंचेगा जहां आप ये कह सकोगे पिन पॉइंट करके कि तुम्हारी इस आदत और जिद से मैं इतनी इतनी जगह आहत होता हूं। आहत यानी हर्ट होता हूं, मुझे बुरा लगता है, ये जिंदगी में इश्यूज खड़े होते हैं। कैन आई इनवाइट यू टू चेंज इट? फिर निसर्ग का क्वेश्चन है, रिलेशनशिपના બધા વેબિનાર જોયા, બટ ક્યારેક એવો પ્રોબ્લેમ થાય કે બધી ખબર હોય। ફોર એક્ઝામ્પલ, વેબિનારમાં કીધું હતું કે વર્ડ્સ પર ધ્યાન આપ્યા કરતા શું કહેવા માંગે છે એ ઇન્ટેન્સ પર ધ્યાન આપો। ઇન્ટેન્સ નહીં, ઇન્ટેન્શન। પ્રોબ્લેમ એ છે કે ખબર હોવા છતાં રિયલ લાઈફમાં એક્ઝિક્યુટ નથી થતું। ગેટ એંગ્રી ફ્રીક્વન્ટલી। આ વાતમાં કઈ દમ નથી। ये कहते हैं खबर है फिर भी होता है, ये अपनी आदत है, हम सुनी को अनसुनी कर रहे हैं।
जैसे मैं कोई पिलर को पकड़ के कहूं कि पिलर मुझे नहीं छोड़ता, ऐसा है। आपका अहम बड़ा है भाई, इसीलिए अपने अहम को कम करना पड़ेगा। हम संसार में सेंटर ऑफ द यूनिवर्स नहीं है। मैंने शिपाल भाई आपकी उंगली को देख लिया है, तो हम संसार में सेंटर ने नहीं है, और बहुत सारा काम है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। हमारा काम ही प्रमुख काम नहीं है, हमारी व्यवस्था प्रमुख व्यवस्था नहीं है। ये जब समझ में आ जाएगा तो सामने वाले का इंटेंशन पकड़ने की कोशिश करेंगे। गुस्सा इसीलिए आता है, देखो एक गोल्डन सूत्र बताता हूं, क्रोध अपनी अक्षमता का प्रदर्शन है। सक्षम लोग क्रोध नहीं करते, काम करते हैं, क्योंकि क्रोध करना प्राणी प्रवृत्ति है। आपने देखा होगा दो कुत्ते कैसे क्रोध करते हैं, एक रोटी के लिए या संवनन के समय एक मादा के लिए कैसा करते हैं। बाहर की स्ट्रीट का कोई कुत्ता आ गया तो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। ये क्रोध है, क्योंकि और कोई क्षमता नहीं है ना। हमारे यहाँ कोई बंदा आएगा तो हम पूछेंगे तुम कौन हो, कहाँ से आए, क्यों आए, राइट। क्रोध नहीं करेंगे। आपके घर पे कुरियर डिलीवरी करने आता है तो कुरियर अपने थैले में से कुछ भी निकाले उसके पहले डोरबेल दबा जाता है, तो आप गुस्सा करते हो, क्या करते हो भाई, क्या काम है। वो बोलता है कुरियर, अच्छा ठीक है, तो हम तो पूछते हैं ना। तो जब क्रोध नहीं करते इसका मतलब एक क्षमता है। बोलिए शिपाल भाई। સર આપે કીધું કે સામેવાળાને અનુકૂળ થઈને રહેવાનું. માય ક્વેશ્ચન ઇઝ કે જો સામેવાળો જીત કરે, આપણે અનુકૂળ થવાનો પણ ટ્રાય કરીએ, પણ એના કારણે મોટું નુકસાન થતું હોય પૈસાનું, સંબંધોનું, અલગ અલગ ક્ષેત્રમાં, તો શું કરવાનું? ઓકે, તમે શબ્દ બીજો લીધો છે. મેં અનુકૂળ થવાનું કહ્યું જ નથી, મેં અનુરૂપ થવાનું કહ્યું છે. અને અનુરૂપતા ખાલી વાણી, કાર્ય અને લાગણીના સ્તરે હોય. ઘર્ષણ જ્યાં થાય છે તે સ્તરે અનુરૂપ થવાનું છે. ઘર્ષણ શેનું થાય છે? દલીલો, રાઈટ. પ્રત્યેક વર્તનની અંદર ઘર્ષણમાં આદતો. હવે સમજો આપણે પેલા ટુવાલ વાળા ભાઈનો કેસ લઈ લઈએ કે જ્યાં કપડા બદલે તે રૂમમાં ટુવાલ છોડી દે. હવે ઘર્ષણ થાય છે, એ વ્યક્તિ અનુરૂપમાં શું થવાનું છે કે ભાઈ સારું ચાલ હવે હું ટુવાલ મારી જાતે સૂકવી દઈશ. આ અનુરૂપતા છે, કારણ કે વર્તનનો જ ઇસ્યુ છે. હવે તમે જે મુદ્દો કહ્યો છે અનુકૂળતા, તો અહીં તમને ફરી દેવડાવી દઉં. વ્યક્તિ, સ્થિતિ, પરિસ્થિતિ નહીં, મૂલ્યો. મૂલ્યને અનુરૂપ જ નિર્ણય લેવાય, સગો દીકરો હોય તો પણ. કારણ કે મૂલ્યો લાંબા ટકે અને એને જિંદગીભરનો પાઠ મળે. હવે હું તમને મારા દીકરા સાથેનો મારો સંવાદ કહું છું. મેં કહ્યું કે તારી જિંદગીમાં તારે જે ભણવું છે, જે શીખવું છે, એ બધું જ શીખવા માટે મારી પાસે પૈસા છે, અને નહીં હોય તો મારામાં તેવડ છે કમાઈ લેવાની. મારી પાસે ફિતુરીના પૈસા નથી. ફિતુરી સમજાય છે ને, ફાલતુ. હવે તમને એમ થાય કે તમારો દીકરો તો સાધુ જેવો છે. મારે તો મારો દીકરો એટલે એના મિત્રો એ બધા દીકરા જ છે, સમજ્યા. મારો દીકરો તો બાળપણથી જ કશું નથી માગતો આવ્યો, એટલે મારે તો એને કહેવું જ નથી પડ્યું. પણ આવા જે લોકો છે એને હું સ્પષ્ટ કહી દઉં કે મારી પાસે શેના પૈસા છે ને શેના પૈસા નથી. જેમ એમ્બ્યુલન્સના પૈસા છે પણ શબવાહિનીના પૈસા નથી, કારણ કે મૂલ્ય છે એની અંદર. મૂલ્ય શું છે? જિંદગી એક મૂલ્ય છે, પ્રામાણિકતા મૂલ્ય છે, ટ્રુથ મૂલ્ય છે. તો તમે સમજી શકતા હશો. અનુકૂળતા એ જ જગ્યાએ કરવાની છે જ્યાં મૂલ્યોનું મેચિંગ થાય. હું તમને મારા કોર્પોરેટ ક્લાયન્ટની વાત કરું. મને કોઈ મેનિપ્યુલેશન માટે બોલાવે ને શિપાલભાઈ, કે તમે આટલું મારા સ્ટાફને ટ્રેનિંગ કરી દો તો અમારું ટર્નઓવર વધી જાય, અને હું એમની ભાષા અને ભાવમાંથી પકડી લઉં કે મારો ઉપયોગ કરીને એ એમના સ્ટાફનું શોષણ કરશે, એટલે હું તરત કહી દઉં જય હિન્દ. અને એના માટે મારે જય હિન્દ કહેવાનો બહુ સરસ રસ્તો છે. હું કહું કે ડેફિનેટલી મારા પ્રોગ્રામ પછી તમારી પ્રોડક્ટિવિટી 150% વધી જશે, પણ મારી સિમ્પલ અપેક્ષા છે તમારા સ્ટાફનો પગાર પણ 150% વધારી દેજો. પછી એનો ચહેરો જોઉં અને તરત ખબર પડી જાય, રાઈટ. આટલા વર્ષો આપણે ઘઉંના છોડની ઉપર પોંક નથી પાડ્યો, એટલે કે ઘાસ નથી કાપ્યું. ઘઉંનો છોડ બી ઘાસ જ છે.
તો જુઓ, આ ખબર પડી જાય તો મેનિપ્યુલેશન નહીં, મૂલ્ય આ પાક્કું છે. અગાઉ હું તમને કરપ્શન વાળો કેસ કહી ચૂક્યો છું, રાઈટ. હવે જો પૈસા જિંદગીમાં હોત ને તો પછી શિપાલભાઈ તમે મિત્ર ના થયા હોત. પૈસા જોઈએ છે પણ પૈસા જિંદગીનું સર્વસ્વ નથી, એ સ્પષ્ટતા છે, રાઈટ. મારી ઉપર જે આર્થિક જવાબદારીઓ છે તો મારે કમાવું જોઈએ, પણ એ હું મૂલ્યોને નેવે મૂકીને તો નહીં કમાવું, એ તો નહીં ચાલે, રાઈટ. દોસ્તો, તમને જાણીને આનંદ થશે, ગુજરાતના ટેલિવિઝનનો સૌથી પહેલા એ લોકોએ ઇન્ટરવ્યૂ કર્યા અને ન્યૂઝ રીડર તરીકે પસંદ થવાનું હતું. તો હું અને પ્રેમલ ભટ્ટ 2 જણા અમદાવાદ દૂરદર્શનમાં પસંદ થયા. ઓકે. મારા પિતાજીને મેં શેર કર્યું કે દૂરદર્શન પીજથી ટેલિકાસ્ટ થાય છે અને હવે અમદાવાદથી ઈસરોના સ્ટેશનમાંથી થવાનું છે, ન્યૂઝ રીડર તરીકે પપ્પા હું પસંદ થયો છું. તો મારા પપ્પા ધીમે રહીને કે બેટા આપણે જિંદગી કેવી જીવવાની, કોઈ કે સરસ કામ કર્યું એને ન્યૂઝ વાંચવામાં, કે આપણે સરસ કામ કરીએ ને આપણા ન્યૂઝ બને. મને એક જ લીટીમાં બત્તી થઈ ગઈ, એક જ લીટીમાં કે શું કહેવા માંગે છે, કે કોઈ કે કશું કર્યું હોય એને જઈને વાંચવાનું, લોકો કે આ સુરેશ પટેલ ન્યૂઝ રીડર, વાહ વાહ થઈ જાય, પણ એનાથી ફરક શું પડે? આ પેચીદો પ્રશ્ન છે, ફરક શું પડે? આપણે બજારમાં સેલિબ્રિટી થઈ જઈએ, ઉલટી જિંદગી સરળ હોય ને એનું બદલે દુષ્કર થઈ જાય, કારણ કે બધે તમને લોકો ઓળખે, એટલે તમારે નિરાંત રહે જ નહીં. તમારે મૌનમાં બેસવું હોય તો ના બેસી શકો. એટલે મેં એ રસ્તે નહીં ગયો. પ્રેમલે કામ કર્યું વર્ષો સુધી, અમે એન્જિનિયરિંગમાં સાથે જ ભણતા હતા. તો આ મૂલ્ય છે કે શું કરવું ને શું નહીં કરવું, રાઈટ. ભાઈ વંદનનો પ્રશ્ન છે, સ્થિતિને કેવી રીતે બદલી શકાય, તેને થોડું વધારે સમજાવી શકાય. स्थिति को कैसे बदलते, तो यहां जो मैंने स्थिति कहा है उसका मतलब है मानसिक स्थिति. देखिए 2 शब्द प्रयोग करता हूं, मनस्थिति, परिस्थिति. मनस्थिति यानी अपनी अंदरूनी स्थिति, परिस्थिति यानी पेरिफेरियल, आसपास. तो मन के अंदर जो चलने वाली विचारणा है, अब उसके अंदर गहराई से मैं प्रवेश कर रहा हूं. एक विचारणा का नाम है मुझे प्रिय अप्रिय क्या है, दूसरी विचारणा का नाम है मेरे शरीर के लिए ठीक क्या है, ठीक क्या नहीं है. तो पहली को कहेंगे प्रिय, दूसरे को कहेंगे हित, और तीसरे को कहेंगे मुझे क्या मिलेगा, लाभ. तो आम इंसान में ये प्रिय, हित और लाभ की 3 प्रकार की चर्चा अपने मन के अंदर चलती रहती है. अब जो व्यक्ति के अंदर लगातार प्रिय चल रहा है, आप उसके अप्रिय कुछ भी करोगे तो वो भड़केगा. तो आपका ये ध्यान चला जाए कि इसके प्रिय में से ऑपरेट हो रहा है, उसके प्रिय पर काम किया जाए. जैसे मेरी पत्नी ने मेरे साथ काम किया, मैं कहता हूं टिंडोरा का सब्जी मत बनाना, तो कहती आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है. देखो मैं अलग अलग तरीके से बनाती हूँ. तो धीरे धीरे वो मेरे मन की स्थिति बदली. आज भी टिंडोरा कोई प्रिय नहीं है, पर मैं चाव से खा लेता हूँ, 2 बार 3 बार लेके खाता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान चला गया है कि निर्णय मेरे प्रिय से नहीं लेना है, निर्णय मेरे कंसर्न से लेना है, निस्बत से लेना है. ओके. और जब अब घर में 2 ही व्यक्ति है तो क्या मैं हमेशा मेरी ही रुचि की सब्जी बने, उनको टिंडोरे की सब्जी पसंद है, तो अपने छोड़ दिया, वो प्रिय का मामला ही छोड़ दिया पूरा. उसको मालूम है मुझे क्या प्रिय है क्या प्रिय नहीं है, तो जय बनेगा, प्यार से खा लेंगे. हाँ, पर पूछा जाए तो जरूर बताएंगे कि ये पसंद नहीं है. तो मैं दंभ करना नहीं चाहता, झूठ बोलना नहीं चाहता, पर उसके ऊपर इश्यू भी बनाना नहीं चाहता. तो एक तो विचारणा ये हो गई है. दूसरी, इससे बाहर निकल के लोगों के साथ क्या संबंध हो. तो घर में मन की स्थिति ऐसी भी होती है कि अमुक लोगों के साथ संबंध रखे, अमुक लोगों के साथ ना रखे, तो यहां भी काम करना पड़ेगा. तो मन के अंदर जो चल रहा है, वो जितना भी चल रहा है, वो हर एक के ऊपर ध्यान देंगे तो स्थिति पर फर्क पड़ेगा. ये है मन की स्थिति की बात. फिर क्वेश्चन आया है, काइंडली अगेन टेक माय क्वेश्चन. Maybe I am not good in asking question. No, you are good in asking question. You are not putting full stop. This is a situational question. When grown up, but who grown up? Children do not become as per their parents' expectation. Their parents ignore that and accept the real situation. Give them opportunity as per their capacity, but then also they have complaint from their parents. What to do in that situation? जैसे मैं पहले सवाल को रखता हूं, अगर मैं सवाल ऐसे समझा हूं
वो आपको ठीक लगे तो जवाब आपका ठीक होगा, नहीं तो आपका सवाल कोई और है, मैं कुछ और समझाऊं। हम हमारी कैपेसिटी से बच्चों का लालन पालन करके उसको बड़ा करते हैं, पर बड़ा होने के बाद फिर भी वो अपने पेरेंट्स यार हमारे बारे में कंप्लेंट करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करें? भाई हमारी परवरिश में कहीं गलती हो गई है। हमें पहले तो ये स्वीकारना होगा कि हमने उन्हें जो मांगा दे दिया। हमने ये नहीं सोचा। मेरी बेटी ने कहा कि पापा सभी लोग ट्यूशन में स्कूटी लेके आते हैं, एक्टिवा लेके आते हैं, तो अभी मेरा ट्यूशन शुरू हो रहा है, तो मुझे आप ये कब ले देंगे? मैंने कहा कभी नहीं ले देंगे। तुम्हें इस उम्र में साइकिल चलानी है ताकि तुम्हारी टांग मजबूत हो, तुम्हारे फेफड़े मजबूत हो, तुम्हारा शरीर 10वीं 11वीं 12वीं कक्षा और कॉलेज के काल तक बहुत अच्छी तरह विकसित हो रहा है। उस विकास को मैं सहायक होना चाहता हूँ। तुम्हें स्कूटी एक्टिवा नहीं मिलेगा। अभी जैसे बता रहा हूँ ऐसे नहीं, बड़े प्यार से समझा के, राइट? तो उसने कहा ठीक है, तो साइकिल शुरू की, साथ साथ में कोचिंग चलता रहा। उसने मुहिम उठाई, लीडरशिप ली, अपनी सहेलियों को कन्विंस करके सब साइकिल पे जाने लगे। यहां तक कि कॉलेज के 3 साल मेरी बेटी साइकिल पर ही गई है। जब जब एग्जाम के समय आए तो हम सपोर्ट करते थे कि भाई चलो अभी कॉलेज का समय है, एग्जाम का समय आया, समय बचाने की बात है, कोई बात नहीं, चलो हम छोड़ आते हैं। मेरा बेटा भी साइकिल लेके कॉलेज गया है, कभी चल के गया, कभी शेयरिंग करके गया। मैंने कहा कि मैं जब इंजीनियरिंग में था बाइक का बहुत मन होता था। पिताजी की ऐसी स्थिति नहीं थी कि बाइक ले दे, लेकिन तेरे पिता की स्थिति है तो मैं तुझे बाइक ले देना चाहता हूँ, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, क्योंकि तेरे साथी भी बाइक सभी पर आते होंगे, तेरा मन भी करता होगा। बोले पापा टू व्हीलर का पर्पस क्या है? पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने का। मुझे कोई बाइक नहीं चाहिए, आई विल गो ऑन साइकिल। तो साइकिल पे जाऊंगा और जब जरूरत पड़ेगी तो माँ का एक्टिवा पड़ा है। तो देखो मेरी पत्नी का कोई 6-7 साल पुराना एक्टिवा, इतनी ही पुरानी हेलमेट, उसका 4 साल इंजीनियरिंग पूरा हो गया, साइकिल शेयरिंग एक्टिवा। मैंने कहा भी मजाक में कि एक्टिवा तो लड़कियां चलाती है। बोले हाँ पापा, बहुत सारी लड़कियां कॉलेज में एक्टिवा लेके आती है, पर क्या एक्टिवा पर बैठ के हमारी जाति थोड़ी बदल जाती है। तो देखो सेल्फ रेफरल इतना बड़ा था कि लोग क्या बोले उससे कोई पड़ा फर्क ही नहीं पड़ता। तो मैं घर का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि परवरिश में ध्यान रखना पड़ा होगा। अभी क्या कर सकते हैं? अभी स्थिति में तो केवल एक ही चीज बचती है, आप अपनी जितनी भी अपेक्षाएं हैं उनके साथ एक तो मंगलमय वातावरण, मैत्री भरा वातावरण उस दिन बैठ के बताइए कि बेटा अभी हम ऐसा चाहते हैं और तुम्हारे इस वर्तन व्यवहार से हमें बड़ा दुख हो रहा है। देखिए हम अब जब तक पूरा का पूरा कम्युनिकेट नहीं करते ना, उनको लगता भी नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसको तो लगता है कि सब ठीक ही हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात, आप कहते हैं कि चिल्ड्रन डू नॉट बिकम एज पर देयर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन। ये सबसे बड़ी गलती है। आपका जैसा आपका बच्चा होगा ऐसा सब चाहेगा तो दुनिया कितनी भंगार हो जाएगी। जरा सोचिए, आपके जैसा आपका बच्चा होगा तो दुनिया कितनी भंगार हो जाएगी, क्योंकि सभी पेरेंट्स जैसे ही बच्चे सभी होंगे, यानी कि हमारे दादा दादा के जैसा चेहरा था वैसा हम सभी का। तो हम एक पूरी जनरेशन देखें तो सभी के चेहरे भी सेम होंगे, सभी का बिहेवियर भी सेम होगा, जिंदगी का रस कहां से आएगा? तो खलील जिब्रान को पढ़िए, गुजराती में उपलब्ध है, विदाय वेळाए। खलील जिब्रान कहते हैं तुम्हारे बच्चे तुम्हारे शरीर में से आते जरूर है, लेकिन वो तुम्हारे नहीं है, वो तो भविष्य के है। विश्वनियंता ने भविष्य की दिशा में एक तीर छेड़ा है, आप उस धनुष हो। अब तीर छूटने के लिए जाने के लिए तत्पर है, उसको जाने दो जहां उसको जाना है। तो बच्चे का पोटेंशियलिटी क्या है? चलो कोई आदर्श बात नहीं है, मैं बता दूं। तीसरे साल मेरा बेटा कहता है कि पापा इंजीनियरिंग बड़ा बोरिंग है। मैंने कहा तो ओके, छोड़ दो। उसकी माँ कहती है क्या बात करते हो, तीसरी साल में इंजीनियरिंग छुड़वा रहे हो? मैंने कहा इसलिए बाप ने भी क्या करा, ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग, पोस्ट ग्रेजुएशन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, लेकिन काम तो टीचर का करता है। कितना खुश है। अगर इतना करने के बाद ये अकल आई है तो क्यों ना इसको तीसरे साल में आ जाए, तो उसको उसके जिंदगी में जाने दे।
कितना इंटरेस्टिंग केस है। इन दिनों में डॉक्टर लाल का प्रवचन था फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी में, तो मैं और मेरा बेटा ऐसी साइंटिफिक चीजों पे साथ साथ जाया करते थे। अभी वो इंजीनियरिंग छोड़े, उसके पहले हम डॉक्टर लाल को मिले। अब देखिए कुदरत सब व्यवस्था कर देती है, तो लाल को इससे सवाल पूछ लिया कि सर मैं तो कुछ इनोवेटिव काम करना चाहता हूँ, ये इंजीनियरिंग में बड़ा बोर बनता है, क्या करूँ। देखिए ऐसा कैसे हुआ, पीआरएल में तो साइंटिस्ट का कॉन्फ्रेंस था, डॉक्टर लाल ने कोई सवाल पूछा, पूरे ऑडियंस में से कोई भी जवाब नहीं दे पाया और मेरा बेटा जवाब दिया, तो डॉक्टर लाल वो सो हैप्पी, बोले यू डोंट बिलोंग टू पीआरएल, तुम तो गेस्ट हो, मुझे मिलो। तो जैसे लेक्चर खत्म हुआ, इनवाइट किया गया, तो हम मिले और लाल को इन्होंने प्रश्न पूछ लिया है। तो लाल साहब ने बताया कि देखो किसी भी तरह इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लो, तुम्हारे दरवाजे खुले रहेंगे, क्योंकि दुनिया तो डिग्री का सर्टिफिकेट देखती है, पर तुम्हें जो करना है उसके बारे में काम शुरू कर दो। और मेरे बेटे ने काम शुरू कर दिया, न्यूज़पेपर की थैली बनाई, 8 kg वेट ले सके, बाम्बू की साइकिल बनाई, इसके लिए पूरे गुजरात में घूमा, बाम्बू का स्ट्रेस टेस्ट किया, और प्रोटोटाइप नहीं, वर्किंग बाइक, तो 8 गियर वाली बाइक बनाई। फिर कैस्टर ऑयल सीड, जो गुजराती है उनको मालूम होगा, આપણે દિવેલાના बिया, દિવેલાના ફળ, એમાં કાંટા હોય, तो હાથમાં વાગે ખેડૂતોને, तो दिख गया उसको, तो उसने उसका प्लकिंग डिवाइस बनाया। और जम्मू कश्मीर के फार्मर के लिए सैफरन सुखाने का ड्रायर बनाया। ये सब तीसरे चौथे साल तक हो गया। आज क्या कर रहा है, स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशन डिजाइन कर रहा है, वही पढ़ रहा है मास्टर्स, और इसी के चलते वो बाड़ज की झूपड़पट्टी की बहनों को हाइपरथर्मिया, लू ना लगे, उसके लिए क्रिसमस में आया था। और अभी देखिए खुश, उसकी यूनिवर्सिटी ने उसको क्या प्रोजेक्ट दिया, हर एक बच्चों को प्रोजेक्ट ढूंढना पड़ता है। इसको फाइनल सेमेस्टर है, पूरे ग्रेट ब्रिटेन के जू और एक्वेरियम, उसका एक एसोसिएशन है बियाजा, उस एसोसिएशन के प्रॉब्लम सॉल्यूशन, स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशन की डिजाइन करने के लिए मेरे बेटे को यूनिवर्सिटी ने सामने से प्रोजेक्ट दिया। अब देखिए, अब सब ताला मिल जाता होगा आपको, साइकिल पे जाने वाला, कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, 2 भोजन के लिए चॉकलेट भी नहीं खिला सकते, पूरी संत प्रकृति। मैंने उसको थैंक यू कहा है कि तूने मुझे ऐसे पिता चुना। तो बच्चे हमें चुन के हमारे घर आते हैं, ऐसा मान के आते हैं कि मैं जहाँ जाना चाहूँगा मेरे माता पिता मुझे सहायक हो जाएंगे, उनको जहाँ जाना है उसके लिए सहायक हो जाइए, उसके लिए उसके साथ बात कीजिए। तो मैं चाहूँगा कि उत्पल नंदिनी के साथ बात करें। नंदिनी के चित्रों को मैंने काफ़ी एंजॉय किया है। तो ऐसे बच्चे जो करना चाहते हैं उसके लिए क्या करें, छोटे बच्चे के माता पिता को उसको मल्टीपल इंटेलिजेंस में से गुजारना है। कई बच्चे नेचुरल इंटेलिजेंस, कई मैथमेटिक्स इंटेलिजेंस, कोई आर्ट की इंटेलिजेंस, जो है उसके अंदर वो जाए, उसमें सहायक हो जाए। तो देखिए मजा, राइट। फिर हम सचिन तेंदुलकर की स्टोरी सबको कहते हैं, पर ये भूल जाते हैं उनके पिताजी ने उसको खेलने के लिए पूरी छूट दी थी, राइट। तो मूल बात यह है कि वो जो करना चाहे करने दे। तो मुझे लगता है शैली बहन के जवाब मैंने दिया है। इसी स्थिति में बहन जी, केवल आपको बात करनी है, जैसे मैंने बताया, संवाद करना है। आप जो चाहते हैं, बच्चे जो चाहते हैं, उनको भी ये पूछे, बेटा तुम जिंदगी में क्या करना चाहते हो, अभी जो कर रहे हो उसका क्या कनेक्शन है, ऐसा जानो। और समझने के लिए प्रश्न पूछना है, डांटने के लिए नहीं। जवाब आ सकता है आपको नापसंदगी के, उस समय स्वीकृति का भाव, क्योंकि माता पिता का कर्तव्य उनके बच्चे की कैरियर तय करना नहीं है, उनका प्यार देना है, मार्गदर्शन देना है, हुक्म नहीं करना है। तो बच्चे पूरे खिलेंगे, पूरे खुलेंगे। डू यू नो, आज मेरी फिटनेस के लिए मेरा कोच मेरी बेटी है। माई डॉटर इज माई फिटनेस कोच। वो मेरे लिए वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज ढूंढ के, लॉकडाउन में मुझे कौन सी एक्सरसाइज करनी है वो ढूंढ के सीक्वेंस में देती है, वही एक्सरसाइज मैं करता हूं। ऐसा कैसा हो गया, कोई जादू थोड़ी हो गया। संवाद की एक स्थिति बननी चाहिए। ओके, और कोई क्वेश्चन? पिताश्री मारे पण कई कहવું છે, माइक ऑन करके बोलो मोना, क्या बोलना है? हेलो। हाँ जय हिंद। बोलो बेटा। जय हिंद बेटा। પહેલી વાત કે તમને જાણીને બહુ આનંદ થશે કે મારો પ્રશ્ન કૃણાલે પૂછ્યો। ओके गुड, तो सुधरी जશે। હવે પતિ પત્ની માટેની એક મિત્ર પણ છીએ, મને ખ્યાલ આવી ગયો।
गुड गुड बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत प्यार, बहुत आशीष, बहुत खुश रहो। राइट, थैंक यू। મારો બીજો એક પ્રશ્ન છે. बोलो। તમે તો મારા ઘરના પરિસ્થિતિ વાતાવરણથી બહુ પરિચિત છો. મેં મારા સાસુનો ને મારો સંબંધ બનાવવા માટે 6 વર્ષ બહુ જ એટલે બહુ જ અનુકૂળતાથી આપ્યા, પણ હજુ કઈ થતું નથી. कोई જ વાંધો નહીં, कोई જ વાંધो नहीं। तारे तारी प्रसन्नता अकबंध रखवानी है। सबसे पहली चीज, मूल्यों से चलना है। माँ के प्रति कभी कटुता मन में ना आए, ये पहली बात। जब तक उनका सुनने का स्थिति नहीं बनेगा तब तक वो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, इस सत्य को स्वीकार कर लो। क्योंकि बहुत सारी सांसें अपनी बहुओं के बारे में अपने बेटे की शादी से पहले ही पूर्वग्रह से पीड़ित होती है। सांस भी कभी बहू थी जैसी सीरियल देख देख के उनके मन के अंदर ऐसा बन जाता है। तो बाय एंड लार्ज गुजराती परिवारों में ये देखा गया है और पूरे भारतवर्ष में ये देखा गया, इसलिए तो ये सीरियल चलती है, नहीं तो क्यों चले। तो तुम्हारा केस कोई क्लासिकल केस नहीं है, आम केस है। मैं केवल यही चाहता हूं कि तुम्हारे मन में कभी कटुता ना आए, उनके बारे में कभी द्वेष ना आए। ऐसी स्थिति के लंबे चलने के बाद एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन तुम्हारी सास तुम्हारी माफी मांग लेगी। मुझे पूरा विश्वास है, गारंटी देता हूं मैं कुदरत के नाम पे। यही सिद्धांत है, यही न्याय है, यही नियम है। हम क्या करते हैं, हम इमीडिएटली रिजल्ट चाहते हैं। अब इनके अंदर 50 साल का चढ़ा हुआ और तुम अभी 5 साल शादी करके आई, वो 50 साल का सफाई होने में टाइम लगता है ना, 7 साल 8 साल 10 साल लगेगा। तब तक अपनी प्रसन्नता बना के रखो। राइट, अपने प्रति बच्चों को बेहद प्यार करो। जब भी सांस घर पे आए ऐसे ही पेश आओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। સર, જો મારી સામે કોઈ શિક્ષક છે જે મારું ઇન્ટરવ્યુ લઈ રહ્યા હોય, તેમને ખૂબ જ અનુભવ હોય છે કે મને કેવી રીતે પ્રશ્નોમાં ગૂંચવવો, અને જો એમના પ્રશ્નોના સાચા ઉત્તર પણ આપી દઉં છતાં ઇન્ટરવ્યુ દરમિયાન મારે કઈ રીતે વાતથી સંબંધ સ્થાપવાનો પ્રયત્ન કરવો, જે મને બાકીના વિદ્યાર્થીઓથી અલગ પાડશે, શિક્ષકને પણ ઇન્ટરવ્યુ એક પરીક્ષાથી વધુ સંવાદ લાગે। तुम्हारे ऐसे इंटरव्यू में छोटे कन्वर्जेशन में टीचर को नहीं बदल सकते, केवल अपने मन की शांति बनाए रखे, टीचर के लिए धन्यवाद का भाव रखे, दैट्स इट। छोटे छोटे एपिसोड के अंदर हम सामने वाले के अंदर ज्यादा फर्क नहीं कर सकते। हाँ, इंटरव्यू 2 घंटा चलने वाला हो तो 2-3 सवाल टीचर को भी पूछ लो तो उनकी स्थिति पर ध्यान चला जाए। मैंने करा था ऐसा, उनको पूछ सकते हैं। हाँ, पर आपको ये पकड़ में आना चाहिए कि पूछने के बाद वो आहत तो नहीं हो जाएंगे, हर्ट तो नहीं हो जाएंगे, तो पूछ सकते हैं। कृष्णा का गुड न्यूज आया है, माई मदर इन लॉ इज लाइक माई फ्रेंड, आई लाइक दिस बॉन्ड सर। वंडरफुल बेटा, अगर तुम्हारी सास तुम्हारी माँ जैसी है तो मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता हूं, इस बॉन्ड को बनाए रखने के लिए जागृति पूर्वक प्रयत्न किए जाए। जैसे तुम काम करते हुए अंबाजी से कभी गांधीनगर अहमदाबाद आओ तो याद करके उनकी पसंदगी की कोई चीज ले जाओ। और ऐसा कब होगा, जब माँ के अंदर इंटरेस्ट लिया होगा तो मालूम पड़ेगा क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। तो सास बहू वाला इश्यू आया है तो मैं एक मजेदार केस कहता हूँ, उस केस कहने से यहाँ बहुत सारे लोगों के सास बहू के प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। अहमदाबाद की एक संस्था, ऐसा कहने के लिए मुझे प्रेरणा श्रीपाल भाई से मिली है। उन्होंने जो कल जिम्मेदारी उठाई थी ना कि सर सहज रूप से पेश आइए तो मैं सहज रूप से पेश आ रहा हूं। अहमदाबाद की एक संस्था लायंस रोटरी जैसी, उन्होंने कहा कि सास बहू के अंदर अच्छे रिलेशनशिप हो, इसके लिए सास तो कभी सुधरेगी नहीं, उसकी तो उम्र हो चुकी है, तो बहुओं के लिए एक प्रोग्राम करना है। तो सर आप करोगे? मैंने कहा करूंगा। फिर फाइनेंशियल टर्म्स की बात हो गई, वो भी मैंने एग्री कर दिया। फिर उन्होंने कहा तो सर कब करते हैं? मैंने कहा भाई मेरी एक शर्त है, पहले सास का प्रोग्राम होगा, उसके बाद में बहू का प्रोग्राम होगा, उसके बाद में दोनों का साथ में प्रोग्राम होगा। बोले ऐसा कैसे? अरे तुम चाहते हो कि घर में संवादिता हो जाए, इसके लिए तुम बहुओं का करना चाहते हो, तो संवादिता के लिए तो ये 3 स्टेप लेने पड़ेंगे। तो वो बोले कि सर हमारा बजट नहीं है। मैंने कहा मैंने कब पैसों की बात की, हमारा टर्म्स तो नक्की हो गया है कि बहुआ का प्रोग्राम करना, मेरी ओर से 2 प्रोग्राम फ्री, क्योंकि मैं ऐसा शिक्षक नहीं हूं कि बोल के वापस आ जाए, मैं चाहता हूं कि घर में संवादिता हो जाए। तो 3 लेवल के प्रोग्राम। देखो मैं सास के प्रोग्राम की स्टोरी सुनाता हूं, तब तक समय हो जाएगा। सास के प्रोग्राम में मैंने कहा कि देखो
तुम्हारी बहू को जो पसंद हो वैसा तुम करोगे तो तुम्हारी बहू हमेशा तुम्हारी बात मानेगी। इस सिद्धांत को मैंने समझाने की कोशिश की। तो एक सास खड़ी होकर के कहती है, हमें कैसे मालूम कि हमारी बहू को क्या पसंद है? वो थोड़ी हमारे गोदी में पली है। बेटी होती तो सब मालूम होता। तुम जब बातें करते हो ये सब आदर्श बातें हैं। मैंने कहा, हे परमात्मा बैठ जाओ, जो मैं चाहता था वो तुम्हारे मुंह से परमात्मा बोल दिया है। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी बहू को क्या पसंद। तुम्हारी बहू को इस संसार में सबसे अधिक कोई पसंद चीज है तो वो है तुम्हारा बेटा। कब तक उसको पल्लू से बांध के रखोगी? छोड़ दो, अपने बेटे को पूर्णतया अपनी बहू के हवाले कर दो। इस स्टेटमेंट के अंदर क्या दम है आपको दिख रहा है? पूर्णतया हवाले कर दो, यानी अब कह दो कि मेरा बेटा को खिलाना पिलाना, क्या खिलाना क्या पिलाना, उसकी स्वास्थ्य का ध्यान रखना नहीं रखना, सब तेरी जिम्मेदारी। इतने सालों तक मैंने पाल पोस के बड़ा किया, अब इसका पालन पोषण भी तेरे हाथ में। पूर्णतया दे दो, नो कनेक्शन। मेरे बेटे को तो ये पसंद है, और वो तय कर लेगी क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। क्या वो पूछे तो बताओ ना, सामने से क्यों बताती हो? तो देखो दोस्तों, मैंने पहले ये कहा था कि अहमदाबाद में हो, इतनी गर्मी 8 महीना पड़ती है, कम से कम अपनी बहू के लिए आइसक्रीम तो ले जा सकती हो। आइसक्रीम तो हर एक बहू को पसंद होगा। उसी में ये बहन खड़ी हो गई थी कि नहीं मालूम। तो मुझे ये ट्रिगर हो गया। तो दोस्तों अभी देखो, इसको लंबा करके देखें। फिर मैंने जो सुझाव दिए कि सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के ही अपने बेटा बेटी आई मीन बहू जहां सोए हुए हैं उस दरवाजे को बाहर से बंद कर दो। अगर ऐसा दरवाजा आता है ना बाहर से बंद करने का, स्टॉपर भी आता है आजकल, तो मॉडर्न लॉक केवल चाबी वाला होता है, लेकिन दरवाजा वाला है तो उसको बाहर से बंद कर दो। फिर 2 कप चाय रखो। अगर आपके पतिदेव पीने वाले हैं तो 3 रखो, तुम्हारा पति का, और तीसरा कप चाय तुम्हारी बहू का। बेटे का नहीं, वो तो पिलाओगे नहीं पिलाओगे तो तुम्हारा है था रहेगा, उसको खुश करने की जरूरत नहीं है। फिर दरवाजा खटखटाओ और कहो बेटा चाय तैयार है। जब बहू बाहर आए तो उसको माथे पे प्यार से हाथ फिरा के सीधे चाय के लिए ले जाओ। वो कहे ब्रश करना है तो कर लो ब्रश, कोई बात नहीं। उसके साथ बैठ के चाय पियो। मैं ईश्वर के नाम पे गारंटी देता हूं, अगर तुमने ये हैबिट बना ली, और इस हैबिट को रिपीट करना है शाम को 4 बजे, यानी दोपहर का खाना खत्म होने के बाद महिलाओं को थोड़ा सोने की आदत होती है, तो जब बहू सो जाए, बेटा तो गया होगा नौकरी धंधे पे, बाहर से दरवाजा बंद करो, 4 बजे खटखटाओ, चाय तुम्हें रखनी है, चाय तुम्हें बनानी है, सीधा कप देना है, और ये बड़े प्यार से हृदय के सच्चे भाव से देना है। ऐसा करोगे तो जिंदगी भर तुम्हारी बहू तुम्हारे बोल को उठापेगी नहीं। दोस्तों ये उदाहरण से आपको पॉइंट समझ में आया? मालिकी भाव, किसी को मालिकीपन नहीं चाहिए, सब स्वतंत्रता चाहते हैं। अब बहू बेटे को देख के आई है, कोई सास को देख के शादी थोड़ी करती है। आज कोई भी लड़की शादी तय करती है तो सास को देख के, उसका थोबड़ा उसका स्वभाव देख के करती है। उसके माता पिता जरूर देखते हैं, लेकिन लड़के को देखते हैं तो उनको पूर्णतया दे दिया जाए। तो मुझे लगता है शारीरिक संबंधों में ऐसा ही है। तो बहुत अच्छे रिजल्ट निकले। फिर तो उसकी डिमांड होने लगी कि भाई ये तो बढ़िया प्रोग्राम है। मैंने कहा ये तो भाई बहुत लंबा मुश्किल है, अभी ऐसा करो सास बहू का साथ में रखो और एक ही दिन में तीनों को 3 लेवल एक दिन में कर दूं ताकि सबको सब समझ में आ जाए। तो फिर ऐसे प्रोग्राम मैंने किए। तो धन्यवाद मेहमान।